सर एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने बताया कि ये सिस्टम यूज करने से 60% तक इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और अगर 50-60% एक मशीन कम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल को, एसी के बिल को, एसी का तो लोड हर घर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बिल एसी का आता है। तो सर ये आइडिया क्या है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, और ये कैसे आया आपको आइडिया? ओके, मैं बताता हूँ। ये बहुत जी। अच्छा सवाल है। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने की। जैसे न्यूक्लियर बंकर्स हैं, बंकर्स। जब बंकर बनाते हैं हम लोग, तो ये बंकर काफ़ी नीचे बनते हैं, ज़मीन के बहुत नीचे, या बनते हैं पहाड़ियों के अंदर। लगभग कितना नीचे बनता है ये सर? लगभग का तो थोड़ा नहीं बता सकता, पर अच्छा। जो आप सोच रही हैं, जी जी जी। आप सोच भी नहीं सकते कि वो इतना नीचे बनते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो क्योंकि उसके कुछ ऑलराइट। क्राइटेरिया होते जी हैं, जी। तो ये काफ़ी नीचे बनते हैं। बस मैं यही बताना चाहूँगा। एग्जैक्ट कितना है वो अलग अलग है, अलग अलग जी। देशों में। लेकिन जस्ट क्योंकि आपकी उत्सुकता है जानने की कितने नीचे हैं, न्यूक्लियर बंकर का तो मैं जिक्र नहीं कर सकता कितने नीचे हैं, लेकिन आप सवाल दूसरा पूछ सकते हैं कि कितना नीचे होगा डीपेस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। सर यही बता दीजिए। डीपर स्ट्रक्चर इन इंडिया कितना नीचे होगा? इट इज़ नॉट न्यूक्लियर, इट इज़ नॉट डिफेंस रिलेटेड, अच्छा। देर इज सम स्ट्रक्चर ओके। which is approximately 500 meters below ground. 500 meters. ओके। You cannot think of. रियली सर? Anyway, so now you can think roughly, let us say you are 100 meters or 200 meters below ground. You have to survive. या। So these facilities, and there is no air there. And even if there is air is available, it is all toxic outside. Because न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जहाँ भी होगा, एक्सप्लोजन होगा, पहली बात तो नथिंग विल सर्वाइव ऑन टॉप ऑफ अर्थ, एवरीथिंग विल कैच फायर, इवन योर ग्रीन ट्रीज विल बी कन्वर्टेड टू एश विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. द टेम्परेचर राइजेज टू few thousand degrees centigrade in that fireball and nearby area. It is unthinkable. So you cannot think of a nuclear attack. It is total devastation. सर हिरोशिमा और नागासाकी में हिरोशिमा, काफी नागासाकी, जनरेशन बाद yes. तक इफेक्ट्स आए। जो बाद तक रहता है वो तो रहता है रेडिएशन का इफेक्ट। ओके। इसके इफेक्ट होते हैं, एक तो सबसे पहले होता है ब्लास्ट, बॉम्ब धमाका हुआ। अगर यहाँ कहीं आपके यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, सारी धराशायी हो जाएंगी। दे विल ऑल कम टू द ग्राउंड। ठीक है, जहाँ भी गिरेगा ये उसके आसपास मतलब 2-4 किलोमीटर तक नहीं, हो सकता है इसका असर 30-35-50 किलोमीटर तक भी जाए। ठीक है, एंड यू कैन नॉट थिंक कि कितना बड़ा इसका फोर्स लगता है। दूसरा होता है एक वेव, झटका लगता है थप्पड़ जैसा। जहाँ भी ये होगा एकदम से ब्लास्ट होता है, और एक वेव, प्रेशर वेव जनरेट होती है। उससे अगर आप खड़े हैं आप ज़मीन पे गिर जाओगे। बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट होते हैं। ग्राउंड शॉक का होता है सबसे पहले। अगर आप ज़मीन के ऊपर स्ट्रक्चर है आपका, आप काम कर रहे हैं, आपका सर टकरा सकता है दीवार से। ओके। आप ये सोचिए कि भुज अर्थक्वेक आया था इंडिया में, उसका पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन होता है 0.3 G मैक्सिमम, 0.3 G। आप न्यूक्लियर ब्लास्ट का जो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन होता है, लिटरेचर अवेलेबल है, इट इज़ नॉट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आप नेट पे देख लीजिए, इट इज़ अबाउट 75 G। तो कहाँ 0.3 और कहाँ 75, तो इट इज़ वेरी डिवास्टेटिंग इफेक्ट। सो यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन के हाउ दिस आइडिया केम। सो वंस आई वॉज डिजाइनिंग ए फैसिलिटी, सम फैसिलिटी, लेट अस से आपका ये स्टूडियो मेरे को डिज़ाइन करना है अंडरग्राउंड, तो उसको हम वहाँ 3 कंडीशंस में डिज़ाइन करते हैं। एक तो कहते हैं नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड है, देयर इज़ नो डेंजर, आप नॉर्मली रह रहे हैं, वेंटिलेशन ले रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल एयर कंडीशनिंग जैसी बिल्डिंग डिज़ाइन होती है, नीचे भी जैसे आजकल बेसमेंट डिज़ाइन होते हैं जी। इसको कहते हैं नॉर्मल मोड। तो नॉर्मल मोड इज ईजीएस्ट मोड, देयर इज़ नो डेंजर नथिंग। दूसरा मोड होता है फिल्ट्रेशन मोड। फिल्ट्रेशन मोड उससे थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता है। फिल्ट्रेशन मोड में बाहर की हवा थोड़ी टॉक्सिक है,
उसको आपको अंदर ले सकते हैं आप, लेकिन फिल्टर करके लीजिए उसको। उसमें कंटेमिनेशन को बाहर निकालिए, हवा को फिल्टर लीजिए, साफ हवा अंदर ले लीजिए, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मोड। तीसरा मोड होता है बटन अप मोड। ये बहुत स्ट्रेंज होता है। बटन अप मोड का मतलब ये है कि आपको बाहर की हवा लेनी ही नहीं है अंदर सांस लेने के लिए, फिल्ट्रेशन भी नहीं यूज़ करना है आपको, तो आप पहले ही बटन अप मोड में चले जाइए। तो जनरली बटन अप मोड को हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मोड है, इसमें ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो मैंने, मेरे एक साथी थे, मैंने उनको कैलकुलेशन करने के लिए दी कि भाई आप इसमें ज़रा कैलकुलेशन करके बताओ किसमें कितना लोड आ रहा है। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सबसे ज़्यादा लोड बटन अप मोड में आना चाहिए, लेकिन जब मेरे पास कैलकुलेशन आई तो मैंने देखा उसमें तो सबसे कम लोड आ रहा है बटन अप मोड में। इलेक्ट्रिसिटी लोड सबसे कम आ रहा है, यूज़ का सबसे कम आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है नॉर्मल मोड में ज़्यादा है, फिल्ट्रेशन मोड में और भी ज़्यादा है, और जो बटन अप मोड है उसमें सबसे कम है। तो सबसे पहले तो मुझे डाउट हुआ कि ये कैसे हो सकता है, कहीं कैलकुलेशन में गलती है। तो आई टोल्ड हिम रीचेक। उसने रीचेक किया, कहता नहीं सर मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो फिर मैंने खुद चेक किया और मैंने पाया कि कैलकुलेशन सारी चीज़ बिल्कुल सही है, पर ये बटन अप मोड में लोड सबसे कम क्यों है। फिर मैंने उसका एनालिसिस करना शुरू किया, आइडिया लगा कि भाई इसका कारण क्या, कारण ढूंढना पड़ेगा आप। तो जब कारण ढूंढा मेरे को, तो इट वॉज ए यूरेका टाइप ऑफ फीलिंग फॉर मी। अरे उछल के पड़ा मैं तो कि अच्छा ऐसा क्या। तो अगर ऐसा है तो ये तो एक बहुत बड़ी रिसर्च होगी दुनिया के लिए। तो जब मैंने इसको किया और फिर मैंने इसको रिलेट किया कि हम एयर कंडीशनिंग में क्या करते हैं, तो अब समझाता हूँ मैं आपको तरीके से। हम इस कमरे में बंद हैं जी, एयर कंडीशन है, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.05% है बाहर, 500 ppm। कमरे में भी 500 ही था जब हम शुरू करते हैं। बाहर का हवा अंदर की हवा बराबर कर दी तो 500 ppm बाहर है, 500 ppm यहाँ है। 500 ppm मतलब 0.05%। लेकिन जैसे हम बैठे रहेंगे इसमें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता जाता है, और बढ़ के ये 1000 ppm से ऊपर हमें चाहिए ही नहीं। तो 1000 ppm से जैसे ऊपर जाता है तो क्या तरीका है उसको 1000 से 500 पर लाने के लिए, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन का तरीका पहले यूज़ नहीं होता था उसमें। तो क्या करते हैं हम एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग में, हम फ्रेश हवा ऐड करते हैं। अब आप देखिए फ्रेश हवा क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि अंदर की हवा का CO2 कंटेंट 1200-1500 हो गया है। इसको डाइल्यूट करते हैं हम बाहर की हवा, इसमें 500 ppm की हवा ऐड करोगे तो क्या होगा, वो एवरेज आ जाता है, ये कम हो जाता है। तो हम इसको कोशिश करते हैं एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग में, दुनिया में हो रहा है, सारे बिल्डिंग ऐसे ही डिज़ाइन होती है। इसरे एक ऑर्गेनाइजेशन है एशरे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। उसी तरह इंडिया की एक सोसाइटी है, उसको इसरे बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो इन लोगों की सारी गाइडलाइंस इशू की हुई है। तो सारी दुनिया में यही सिस्टम फॉलो करते हैं एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग में CO2 लेवल को कम करने का, कि आप बाहर की हवा जिसको हम फ्रेश एयर बोलते हैं उसको ऐड करेंगे तो ये थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन इस चक्कर में 1 घंटे में कम से कम भी 4 बार हमें ये करना पड़ता है बिल्डिंग में। नॉर्मल बिल्डिंग है, जो कुछ स्पेशल बिल्डिंग है उसमें 12 बार तक भी एयर चेंज करते हैं। अब आप सोचिए, अंदर हमको हवा चाहिए 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड की, इंडिया में ठंडा चाहिए, बाहर टेम्परेचर जाते हैं 40-45 तक भी। तो इतने बार हम बाहर की गर्म हवा को ऐड कर रहे हैं अंदर, तो ये लोड है एडिशनल। तो अगर मेरी जो टेक्नोलॉजी है बंकरमैन की टेक्नोलॉजी, इसमें सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को आप एब्जॉर्व कर लो। अगर आप ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लोगे तो एयर चेंज की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकल है। वैसे भी आप देखिए कि हवा में 80% तो नाइट्रोजन है, 79%, 20-21% ये है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 0.05%। लेकिन ये अगर 0.05 से 0.1 होगी तो इससे हम घबरा जाते हैं, और उसकी वजह से बाकी जो अच्छी हवा है हमारी, जो ऑलरेडी ठंडी कर चुके हैं, उसको भी चेंज कर रहे हैं। तो इस 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए वी आर चेंजिंग द रेस्ट ऑफ द 99.9% एयर आल्सो। तो मेरे सिस्टम में ये 99.9% एयर जो एक बार आपने ठंडी कर दी, जो एक बार आपने शुद्ध कर दी, उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए ये एनर्जी सेविंग है। ये एक तरह से जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे थे उस वेस्टेज को मैंने रोका है। परफेक्ट। कि हर घंटे में आप इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अब आप लगा के देखिए 24 घंटे में कितनी होगी, साल में कितनी एनर्जी सेविंग होगी। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये सेविंग है जो हम वेस्ट कर रहे थे इस सिस्टम में। तो यहाँ से इसकी वो मेरे को आइडिया आया और इसी को मैंने एनकैश किया।
मेरे को भी आइडिया नहीं था कि ऐसे होगा, बट हुआ उस दिन मेरे साथ। मैंने फिर एनालाइज किया इसको और अब ये सामने है। फिर इसको लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि 2 साल पहले एक इसरे की कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर, ये लोग थे मेरे साथी उसमें जी। मैंने पेपर लिखा, उसमें पेपर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पेपर पब्लिश भी कर दिया। अच्छा। लेकिन जब मैंने इनको रिक्वेस्ट किया भाई इस पे डिस्कस करो, इस टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दे सेड नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। दे डिड नॉट बिलीव ऑन दिस टेक्नोलॉजी कि ऐसा हो सकता है। बल्कि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे उसी में जिन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं इंडिया के, जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे मैं तो ये पिछले 20 साल से ट्राई कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की, पर ये तो हो नहीं पाएगी, इतना आसान नहीं है, हुआ ही नहीं है। Then I told him कि सर एज ए कॉन्सेप्ट आई एम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर पास्ट अबाउट 25 years इन इंडिया ओनली, बट सिविल में अब मैं इसको पहली बार देना चाहता हूँ। मैं खोलना चाहता हूँ कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है और सिविल में यूज़ करो, इसका बहुत बड़ी एनर्जी सेविंग होगी। तो तब भी मुझे उन्होंने नहीं बोलने दिया, पर धीरे धीरे और पेपर लिखे और लोगों से डिस्कस किया। अब ये टेक्नोलॉजी देखिए गुवाहाटी में प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो गई है। अब सब लोग कन्विंस हैं, पिछले 5 महीने से वो बटन अप पीरियड में रह रहे हैं और ये प्रैक्टिकली 60% सेविंग हो रही है। बल्कि अभी टोटल एनालिसिस अगर मैं करूँगा तो हो सकता है इसके फिगर मेरी 60 से 70% भी हो जाए, क्योंकि बाकी कुछ बेनिफिट है जिनको हमने अभी अकाउंट फॉर नहीं किया है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को किया है। पर ये टोटल बात है कि इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रिंसिपल्स पे अगर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो 25 से 30% तो उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है प्लांट की, फिर अनदर 25 to 30% सेविंग इलेक्ट्रिसिटी की होती है। और अगर प्लांट की कैपेसिटी डाउन होती है तो उससे रिलेटेड जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट की कैपेसिटी डिजाइन हो तो देखिए बाकी पैनल्स होते हैं, एच यूज होते हैं, रूम का साइज़ छोटा हो जाएगा, जो स्टैंड बाय जनरेटर रखते हैं उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, तो सारी चीज़ छोटी होती चली जाती हैं, तो वो भी सेविंग है। इसी के बेसिस पे अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मेरे सामने है, एक रिफाइनरी है उसी एरिया में, नाम नहीं बताऊंगा मैं। क्या हुआ है कि उनका एक ये था एसी प्लांट पुराना लगा हुआ जी। अब इस बीच में उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, रिफाइनरी में 30% कैपेसिटी उनकी बढ़ गई, तो दे वांटेड टू रिप्लेस दिस प्लांट। तो रिप्लेस करेंगे तो 30% बड़ा प्लांट चाहिए उनको, उनके पास जगह की कमी पड़ रही थी। तो दे कंसल्टेड अस एंड वी टोल्ड देम सोल्यूशन कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पुराने प्लांट को ही निकाल देंगे और हम आपको उससे 1.3 टाइम्स कैपेसिटी का प्लांट उसी उसमें लग जाएगा आपकी। तो अब हम डिजाइन करके दे रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, तो दे आर हैप्पी। आप देखिए कितनी बड़ी सेविंग है, उनकी स्पेस भी बच गई, एक बड़ी प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई। नहीं तो ये उनको जो एसी प्लांट रूम है वो दूसरा रूम बना रहे थे बड़ा, दूसरा रूम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी में लग गई। तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये स्पेस की भी सेविंग है, बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर की सेविंग है। तो टोटल सेविंग अगर 60 to 70% हो रही है तो ये कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सही, ये तो रिवोल्यूशनरी है। ये ऐसे ही होता है जैसे आपने एग्जाम्पल दी आर्किमिडीज की, देखिए आपने बिल्कुल हाँ आर्किमिडीज की और इसके न्यूटन की आपने एग्जाम्पल दी है कि जी उन्होंने ही देखा, क्या वो भाई सेब ऊपर से पेड़ से टूटता तो हमेशा नीचे गिरता, सब लोग देखते आ रहे थे। उसी तरह से मैं भी देखते ही आता एसी, मैंने भी कभी ध्यान नहीं किया कि इतने दिनों में ये क्यों फ्रेश एयर चेंज करते हैं। जनरल थिंकिंग यही है कि नहीं फ्रेश एयर है बाहर, तो उसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। तो बट उस दिन मैंने सोचा, जब मैंने खुद सामने आई कैलकुलेशन कि तो बहुत बड़ा इसमें सेविंग हो सकती है इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो ये मैं ग्लोबल वार्मिंग को भी कम ग्लोबल वार्मिंग को कम करे। आप ये देखिए, ये आपकी जो 70% सेविंग एसी की है, और एसी का लोड आजकल मैक्सिमम है हर घर में, हर बिल्डिंग में, चाहे आप रेजिडेंशियल ले लीजिए, कॉमर्शियल ले लीजिए। देखिए जो लोड क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, बल्ब है। बल्ब भी अब ये दूसरे टाइप के बल्ब आने लगे हैं जिनको एलईडी बल्ब बोलते हैं। जो बल्ब पहले आप 100 वाट का यूज़ करते थे, अब 20 वाट के बल्ब से काम चल रहा है, तो वहाँ तो काफ़ी सेविंग हुई है। लेकिन एसी का लोड, कंप्रेसर का लोड, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसी को अगर आप कट कर देंगे, ये मैंने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को भी, कि जितनी भी एयर कंडीशन बिल्डिंग हैं जिसमें सेंट्रल एसी प्लांट लगे हुए हैं, कम से कम उसी को आप ये सिस्टम लगा के रिवाइज करा लो, आपकी लाखों रुपए की बिजली सेविंग होगी। उसी सेविंग को, उसी बिजली को आप दूसरे डेवलपमेंट कामों में यूज़ कर सकते हैं। इंडिया का डेवलपमेंट नहीं रोका जा सकता। तो वैसे तो देखिए टेक्नोलॉजी इतनी कारगर है, अगर गवर्नमेंट इस पर डिस्कस करे, मैं तैयार हूँ डिस्कशन करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जनरली बहुत बिजी रहते हैं, लोग इतना टाइम नहीं देते, इंपॉर्टेंस भी इन टेक्निकल चीज़ों को इतनी कोई नहीं दे रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो बट अगर डिस्कशन करें सर,
बीच में आपको रोक, मैं यही सोच रही हूँ कि जितना मैंने आपको सुन लिया तो ये मुझे तो लग रहा था कि गवर्नमेंट इसको हाथों हाथ लेगी, जिस तरह की टेक्नोलॉजी और रिजल्ट्स भी दिखा दिए आपने तो सबको, तो फिर भी क्यों हिच है गवर्नमेंट में, ये चीज़ नहीं समझ आ रही। ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर जहाँ तक देखिए मैं भी गवर्नमेंट में काम कर चुका हूँ जी। गवर्नमेंट का सिस्टम कुछ इस तरह का बना हुआ है। अच्छा ठीक है सर, ये मेरा डाउट तो आपने क्लियर किया किस तरह से ये लोड कम हुआ। अब सर एक और सवाल है मेरे दिमाग में। अभी कुछ पिछले 2-3 दिनों में मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि दिल्ली में कुछ जगह कुछ लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं कि उनका घर का जो AQI है वो 10 तक भी पहुंच गया है इवन। तो सर ये जो टेक्नोलॉजी है और वो लोग किस पे काम कर रहे हैं, ये AQI CO2 ये क्या डिफरेंस है, इसे थोड़ा सा क्लियर करिए। ओके, देखिए AQI जो है ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी। इंडिया में अभी शुरू हुआ है, ये बीजेपी गवर्नमेंट जब आई है 2014 में, तो 2015 में इन्होंने AQI का एक स्टैंडर्ड बनाया है और हमने बहुत अच्छी तरह से उसको डिफाइन करके इसमें 8 पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जबकि अमेरिकन एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें सिर्फ 6 पैरामीटर होते हैं। तो उसमें हमने 2 पैरामीटर और ऐड किए, एक अमोनिया का और एक लेड का, क्योंकि ये 2 लेवल इंडिया में पाए जाते हैं, बाहर उनका अमेरिका में ये एप्लीकेबल इतने नहीं हैं जी। तो इसमें 8 पैरामीटर हैं। सबसे पहले पैरामीटर 2 हैं PM 2.5 PM 10 पार्टिकुलेट मैटर। तो जो पार्टिकुलेट मैटर हैं हवा में डस्ट पार्टिकल हैं इनका एवरेज लिया जाता है 24 घंटे में कितना बड़े हैं, एक हफ्ते में कितना बड़े हैं, और फिर एक पर्टिकुलर फिगर इनकी सेट कर दी जाती है कि अगर ये इस लिमिट में है तो ठीक है, इस लिमिट से ऊपर है तो AQI बढ़ जाएगा। AQI इंडेक्स बनाया है हमने 0 से 500 तक का। जी। सबसे सेफ लिमिट है 0 से 50 तक की, आइडियली तो 0 से 50 तक होना चाहिए जो हवा है। 50 से ऊपर है तो थोड़ा गड़बड़ है, 100 से 200 है और गड़बड़ है, 200 300 है और गड़बड़ है, 400 है और गड़बड़ है। जैसे कि अभी 450 तक आपका ग्रैप 3 लगा था, 450 होते ही ग्रैप 4 लग गया। 450 के ऊपर अगर जा रहा है, 500 मैक्सिमम लिमिट है, तो ये एक तरह से बड़ी सीवियर डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, वो तो पहुंचना ही नहीं चाहिए वहाँ तक। तो आइडियली इसको 50 या 100 के नीचे रहना चाहिए हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। PM 2.5 है कि जो पार्टिकल हैं छोटे से, वो 2.5 माइक्रोन साइज है उनका। माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶। सर ज्यादातर एयर प्योरीफायर उसी पे काम करते हैं, ज़्यादातर 10 पार्टिकल्स जो को ही एयर हटाते हैं। प्योरीफायर अवेलेबल है इंडिया में, ज़्यादातर वो PM 2.5 को ही निकालते हैं। PM 2. साइज छोटा है 2.5 माइक्रोन, तो PM 10 अपने आप निकल जाता है। तो 2 ही पार्टिकल हैं, PM 10 और PM 2.5। PM 2.5 से नीचे के पार्टिकल भी डेंजरस हैं बट वो इतने नहीं हैं जो आदमी है। तो ये माना जाता है कि PM 2.5 वाले पार्टिकल अगर आपके लंग्स में चले गए तो आपके लंग्स चौक होने शुरू हो जाएंगे और वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा आपको, फिर बाद में आपके हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। तो इंडिया में आजकल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज या बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस यही मानते हैं कि पोल्यूशन है सिर्फ PM 2.5 PM 10, क्योंकि बाहर आपको धुआं दिखाई देता है, हेज दिखाई देती है, डस्ट दिखाई देती है, तो आप समझते हैं कि पोल्यूशन है। अगर वो साफ़ हो गई तो आप समझते हैं कि पोल्यूशन ठीक हो गया, खुशियाँ मनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बाकी 6 पोल्यूशन हैं गैस के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है उसमें, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो एग्जॉस्ट से निकलती है, गाड़ियों से निकलती है, इसलिए गाड़ियाँ बैन की हुई हैं कि गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट धुआं है उसमें ये निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक होती है ग्राउंड लेवल ओजोन, वो डिफाइन की है। तीसरा होता है लेड, हवा में लेड पार्टिकल्स भी कुछ पाए गए हैं। तो ये 6 आइटम को भी कंसिडर करना चाहिए, तब AQI डिसाइड करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि इंडिया में, मैं कमेंट नहीं करना चाहता इस चीज़ पे, लेकिन आपने देखा होगा जब भी डाटा आता है PM 2.5 PM 10 का बहुत क्लियरली आता है, उसके अलावा एक आध गैस का आ जाता है, बाकी गैसेस का नहीं आता, वो इतना रिलायबल नहीं है, ना इंस्ट्रूमेंट है इतनी रिलायबल भी, ना वो ठीक से डाटा है, कोई कॉन्फिडेंस उस पर ज़्यादा नहीं है। तो विद रिजल्ट के आम आदमी यही सोचता है कि जो डस्ट पार्टिकल है सिर्फ वही पोल्यूशन है, जो बहुत गलत है, ये भ्रांति है। मैंने एक वीडियो डाला था जुलाई के महीने में इस बार, क्योंकि मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड लेवल दिल्ली में। तो दिल्ली में जैसे ही बारिश हुई, धुल गया जो भी डस्ट पार्टिकल थे,
एवरीबडी थॉट कह रहे तो मौसम क्लियर होगा, पोल्यूशन बड़ी अच्छी फ्रेश हवा है थी फ्रेश, देखने में अच्छी लगती है। AQI नीचे आ जाता है जब AQI 10 नीचे आया, पार्टिकल्स 10 पार्टिकल नीचे गए। खत्म होते हैं। जून के जी। महीने में जो था, मतलब आपको हेज ही दिखाई दे रहा था, जून के महीने में सॉरी उड़ जाता है पोल्यूशन, बट अगर बारिश हो गई तो बारिश होते ही सारे डस्ट पार्टिकल धुल के नीचे आ जाते हैं, बारिश के बाद सब और साफ हो जाता है, दिखने भी लगता है। लेकिन बारिश के दौरान आप इस चीज को समझो, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो बढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बारिश जैसे हुई तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है बारिश होने से। ह्यूमिडिटी बढ़ते जितनी हैवी गैसेज हैं, ग्रीन हाउसेज गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ऊपर भी थी वो नीचे आ जाती है। रिलेटिव ह्यूमिड इसकी डेंसिटी बढ़ गई तो ये ग्राउंड सरफेस के नीचे आ जाती है, तो कंसंट्रेशन बढ़ गया CO2 का। तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा था, और मैंने कहा था कि भाई कभी केयरफुल रहिए, बरसात हो गई है, ये मत सोचिए कि हवा में पोल्यूशन नहीं है। हवा में पोल्यूशन उतना ही है जितना पहले था, सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर का पोल्यूशन कम हुआ है। एग्जैक्टली हाँ। यही डिफरेंस में और मैंने समझाया था कि आप देखेंगे अभी बीमारियां बढ़ेंगी। आपने देखा होगा जून के महीने में, गर्मी के महीने में दिल्ली में इतनी बीमारियां नहीं थी, जैसे बरसात होना शुरू हुआ अस्थमा पेशेंट वाली, अस्थमा वालों की प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। बरसात में काफ़ी बीमारियां होता है, उसका ये कारण है कि बरसात में पोल्यूशन बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ये है AQI का मतलब। तो जो अभी मैंने भी वो स्टडी देखी है जिस मैडम ने किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीका है, उन्होंने हाइड्रोफोनिक्स यूज़ करके एक एनक्लोज स्पेस अपने घर में बनाया है और उन्होंने AQI कम कर दिया है। AQI किससे नापा है उन्होंने? सिर्फ PM 2.5 से या PM 10 से। उन्होंने आई एम श्योर कोई भी गैसेज नहीं नापी है, ना CO2 नापा है, ना कुछ और नापा है। CO2 लेवल बल्कि बढ़ता है, क्योंकि जब भी कोई हाइड्रोफोनिक्स की खेती करें, कुछ भी करें, वो पेड़ पौधे जो हैं वो दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं आपको, लेकिन रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जी। ये हम भी मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी एरिया में, इवन दिल्ली में, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिल्ली में दिन में कम रहता है, रात में बढ़ जाता है, अगले दिन फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, तो फ्लक्चुएट करता रहता है। और पूरा डाटा हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इवन जो ये पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो भी नहीं कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड। मैंने पूछा सवाल कई लोगों से, डायरेक्टर साहब आए थे इसी कॉन्फ्रेंस में कि सर ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा? होना चाहिए, बिकॉज आई नीड दैट डाटा, ऑथेंटिक डेटा। तो मुझे जानकारी मिली है कि इसको कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? कि साहब हम तो CO2 तो पोल्यूशन ही नहीं है हमारे यहाँ। मेरा सवाल सही था फिर तो सर, जो मैंने मैंने आपसे पोल्यूशन ही नहीं कंसिडर करते कार्बन डाइऑक्साइड को। जी। तो वो इसलिए वो एक तरह से मैं कहूँगा ये अनभिज्ञता है, इग्नोरेंस है, अज्ञान है लोगों में, जो पोल्यूशन को सिर्फ ये मानते हैं कि, और इसीलिए दिल्ली में थोड़ा धुंध बढ़ी तो पोल्यूशन हो गया, धुंध कम हुई वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, मिठाइयाँ बांटना शुरू करते हैं। यही देखिए आप रास्ते में बस वो पानी का छिड़काव ज्यादा बढ़ा देते हैं, अच्छा, जिससे पानी कि का डस्ट छिड़काव, पार्टिकल्स। देखिए ये तो मैं कहूँगा ये तो कॉमन मैन भी इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अभी पानी का छिड़काव कर रही है कि धुंध हो गई है, ऊपर ड्रोन से पानी छिड़केंगे। सिर्फ दिल्ली में नहीं, काफी यूपी में भी हो रहा है ये हाँ, काफी। तो आप मुझे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बताइए, चलिए क्या करेंगे? ड्रोन पानी छिड़क के पानी को, डस्ट को नीचे गिराएंगे। आज आपने डस्ट नीचे गिरा दी, कल को वही डस्ट सूखेगी, कहाँ जाएगी? फिर हवा में आएगी। तो इस पोल्यूशन को क्या आप खत्म करें? नहीं, उसी पोल्यूशन को आप जगह जगह घुमा रहे हैं। दूसरे, अगर आप इस वक्त पानी छिड़केंगे, नमी आएगी, CO2 जो है वो और नीचे आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने एक पोल्यूशन कम किया डस्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बढ़ा दिया। ये कहीं भी पढ़ लीजिए, प्रिंसिपल है। डाइऑक्साइड, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, गर्मी होगी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होकर ऊपर जाएगी। ये पोल्यूशन, अभी दूसरा पॉइंट आप समझिए, देखिए हर कोई क्लेम कर रहा है पराली 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 से धुआं आ रहा है, दिल्ली में आ गया। दिल्ली में पोल्यूशन इसलिए क्योंकि सर्दियों में पराली जलती है, पराली से धुआं निकलता है, पोल्यूशन होता है, बात मानने वाली बिल्कुल सही है, नोबडी कैन डिनाई। इवन आप एक माचिस की तिल्ली भी जलाते हो, उससे भी पोल्यूशन होता है। कोई भी चीज़ जलेगी, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, डस्ट पार्टिकल भी बनाएगी, तो पोल्यूशन होगा। तो ये तो नोबडी कैन डिनाई कि पराली जलाने से पोल्यूशन नहीं बढ़ता है, पोल्यूशन ही क्रिएट करके जब पराली हो जाते हैं। पर ये कहना कि दिल्ली में पोल्यूशन सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं या यूपी के किसान पराली जलाते हैं, इसको थोड़ा ठीक तरह से एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये जो पोल्यूशन हवा में अब देखा जा रहा है, आप देखिए हर साल आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि इस वक्त जो है एक तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। जैसे टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ये ग्रीन हाउसेज गैसेस नीचे आएंगी, ज़मीन की सरफेस के पास आएंगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। गर्मी होगी तो ये ऊपर उठ जाएंगे। दूसरा, हवा अगर चलेगी, हवा का मूवमेंट होगा,
तो ये दूसरी जगह चली जाएंगी, मिक्सअप हो जाएगी। तो अब वो हवा का मूवमेंट रुक जाता है इस टाइम पर। सर्दी के दिन जो अभी आया है मौसम, इसमें हवा का मूवमेंट नहीं हो रहा, आप देख रहे हो। हवा चलेंगी तो क्लियर हो जाएगा, इवन ये धुंध भी क्लियर हो जाएगी, PM 2.5 भी क्लियर हो जाएगा। पर ये कहाँ से क्लियर होगा? ये ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो हमें लोकली दिल्ली की प्रॉब्लम सोल्व करके काम नहीं चलेगी। ये अगर इसका छुटकारा मिलाना है कि दिल्ली में ये प्रॉब्लम आए ही ना, उसका वही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। बंकर मैन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, हर घर में यूज़ करो, हर स्टेट में यूज़ करो, पूरे इंडिया में यूज़ करो, पूरे वर्ल्ड में यूज़ करो, तब ये मौसम सुधरेगा। क्योंकि जो मौसम है ये पूरे दुनिया का है एक, हमें पूरे ग्लोब का केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी, मोमेंट समझना पड़ेगा, तब इसमें कुछ होगा। मौसम कोई खाली एक दिल्ली का या गाजियाबाद का मौसम नहीं है, इसका मौसम नहीं। स्टेटमेंट आज भी आया है कि सिंस वी आर मेजरिंग AQI, दैट इज वाई ग्राफ ऑफ AQI इज गोइंग अप इन दिल्ली। नहीं नापोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। देखिए CO2 है, हमने आपके यहाँ नापा, हम बता रहे हैं कि आपका CO2 यहाँ पर 978 हो गया है, 976। अगर नापा है तब पता चला आपको, तो नाप ही नहीं रही हो इसको, CO2 की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे हम? ये 800 से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 800 अपर लिमिट है। भगवान ने तो 280 दिया था हमको, 280 से अब 500 पे आ गए हैं बाहर, अंदर आप 1000 पे ही आ रहे हैं। 977 इज 1000 ओनली, 3 ही अभी हो जाएगा 1000। अच्छा सर, जब हम छोटे होते थे या अभी भी सर्दियों में इतना ज्यादा जो फॉग होता है, हाँ पहले भी होता था, वो तो पहले भी होता था जब हम छोटे थे। बिल्कुल। अभी हल्ला फॉग को, अब क्या फॉग को प्रदूषण कह दिया गया है? सिर्फ फॉग को ही प्रदूषण मान रहे हैं ये, फॉग और डस्ट पार्टिकल PM 2.5 को ही प्रदूषण मान रहे हैं, गैसेस को प्रदूषण मान ही नहीं रहे हैं। जबकि मेरी वार्निंग है कि गैसेस को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको गैसेस ज़्यादा डैमेज कर रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था। आप फॉग है, बाहर ये डस्ट पार्टिकल है, मास्क लगा के चलिए, आप सेफ हैं। बाहर एनवायरनमेंट में अगर आप सिर्फ इसी को पोल्यूशन मान रहे हैं PM 2.5 को, आप मास्क लगा लीजिए, बाहर निकलिए, आप सेफ हैं। PM 2.5 वाला मास्क होना चाहिए आपके पास, अंदर नहीं जाएंगे। फिर क्यों गवर्नमेंट कह रही है कि बाहर मत निकलो? इंस्ट्रक्शन बल्कि होनी चाहिए थी इनको स्कूल्स में कि भाई बच्चों को मास्क लगा के भेजो। एक बार बच्चे स्कूल पहुंच गए, स्कूल की जिम्मेदारी है। क्लासरूम के अंदर का AQI देना इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे वो AC रूम है या बिना AC रूम है, उसको ठीक करें, उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए थी ग्रेड 4 में? भाई स्कूल क्यों बंद किए? क्यों कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करो स्टाफ भी? क्या ऑफिस में भी इंडोर है, आपके घर में भी इंडोर है? बल्कि ऑफिस में तो आप इंश्योर करोगे, कुछ एक डेकोरम ऑफिस का ज़्यादा ही है। जो आम जनता है उनके घर कैसे हैं पता है आपको? नहीं पता। आपका घर बहुत अच्छा है, सब कुछ है, आप लोग अच्छे खासे हैं, लेकिन जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं घर में जाके तो देखो जरा क्या हालत है उनके घरों में। आपको मैं ले चलता हूँ अपने पड़ोस में ही, वहाँ पर गढ़ी गाँव है, देखिए किस तरह से किराए पर लोग रह रहे हैं। छोटे छोटे कमरे में 5-5, 6-6 लोग घुसे हुए हैं, और नीचे गंदगी ऊपर गंदगी। किस तरह से ये जो स्टूडेंट्स हैं आते हैं बाहर से बेचारे पढ़ने के लिए, सस्ते कमरे के चक्कर में वहाँ एक किराया लेते हैं। कोई कंडीशन नहीं है। अभी सर्दियाँ आ जाएंगी, देखिए सर्दी में अगर कुछ नहीं है, सर्दी में हम सब लोगों को पता है, आप ठंड आ जाती है बाहर से, खिड़की में एक झरोका भी नहीं होना चाहिए। आप सब लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद करके सोएंगे, ऊपर से रजाई मुंह ढक के सोएंगे। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, रजाई के अंदर मुंह ढक के, कंबल के अंदर मुंह ढक के सोइए, आप CO2 नाप के देखिए, 2000-3000 पहुंचता है। आज ही आप एक्सपेरिमेंट उससे हमें गर्मी महसूस होती है, हम सोचते हैं कि ठंड से बच रहे हैं, ठंड से बच रहे हैं, गर्मी महसूस है, हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कंफर्टेबली यू आर किलिंग योर, इसलिए स्लो पॉइजनिंग का काम करता है वो। आप नींद में पड़े होते हैं, क्योंकि बेहोशी में पड़े होते हैं, क्योंकि CO2 कम है, आपको नींद आने वही अंगीठी जला के, जैसे कुछ लोग बंद करके कमरा सोते हैं। तो आप तो टीचर हैं, आप टीचर रही हैं, किसी भी स्कूल में चले जाइए, मैंने देखा है। सर एक ये भी मुझे पूछना है, CO2 के क्या इफेक्ट होते हैं? जब आप किसी भी बंद कमरे में हैं, जब मैंने आपको बताया, हवा में 3 गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन न्यूट्रल गैस है, ऑक्सीजन अच्छी हमको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो नहीं चाहिए। पर मैंने बताया था कि हर इंसान एक सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हवा में 140 गुनी कर देता है, 146 टाइम्स। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन, जो हवा हम अंदर ले रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है 0.05%, अगर 500 ppm है तो। जब बाहर निकलती है उसकी क्वांटिटी होती है 4.38%, यानी कि 43,800 ppm हो जाती है वो, जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है। लेकिन मुंह से बाहर आते ही ये मिक्स होती है, तो कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है। एक्सपेरिमेंट भी आप अभी करके दिखा देंगे, करके दिखाया भी है आपको मैंने। तो ये होता है। तो
कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ता जाता है हवा में। बॉडी क्या मांगती है, आपकी बॉडी मांगती है ऑक्सीजन। अब उसको दे रहे हो आप ऐसी हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा है उसमें, तो एक तो आपकी जो एनर्जी है बॉडी को वो नहीं मिलती, तो शरीर ढीला होने लगता है थोड़ी देर बाद। अगर आप बैठते हो कमरे में और कमरे में घुटन, जिसको कहते हैं घुटन महसूस हो रही है या सफोकेशन हो रहा है, तो सफोकेशन स्टार्ट्स बिकॉज CO2 इज अक्यूमुलेटिंग। CO2 इज अक्यूमुलेटिंग मीन्स ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है आपका। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, आप तो टीचर रही हैं, देखा होगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, बड़े अटेंटिव रहते हैं शुरू में सब कुछ। जैसे ही आपने पढ़ाना शुरू किया 10 मिनट बाद वो थोड़े से पहले उनकी बॉडी सुस्त होती है, नींद नहीं आती, थोड़ी देर बाद झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है। तो उनकी जो एसिमिलेशन पावर है स्टूडेंट्स की वो इतनी नहीं रहती। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्लासेस के अंदर, खासकर जो एयर कंडीशन रूम का फैशन आजकल चल गया है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं एयर कंडीशन में वेंटिलेशन बिल्कुल बंद कर देते हैं, फ्रेश हवा लेते नहीं हैं, स्प्लिट एसी लगा के वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो दिस स्प्लिट एसी, दैट्स वाई स्प्लिट एसी आर नोन एज साइलेंट किलर्स। ये स्लोली एंड स्लोली आपको महसूस तो ऐसा होता है कि आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन अंदर का आपका सिस्टम ढीला हो जाता है और बहुत ये ख़राब सिस्टम है। वही काम हम घरों में करते हैं। घरों में हम रात को सो जाते हैं, गर्मियों में एसी चला के सोते हैं, ठंडा लगता रहता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि बाहर गर्मी, हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं। और थोड़ी देर में आपको सुस्ती आने लगती है क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ता है। तो आप सोते हैं, आप कहते हैं अरे बड़ी अच्छी नींद आ रही है। अच्छी नींद नहीं, मैं नहीं रहते, आप बेहोशी में रहते हैं। जब आप सुबह उठते हो, आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी जो है एनर्जी लेवल कम होता है, आपकी बॉडी अकड़ी अकड़ी सी रहती है। बल्कि सुबह उठते ही, अगर आप रात भर एसी में सोए हैं कमरे में, सुबह जब दरवाज़ा खोलते हैं आपको मन होता है कि मैं बाहर जाके कुछ सांस लूँ बाहर की हवा में। वो कारण यही होता है कि बाहर की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 500 ppm है, अंदर आप 1500 ppm से आ रहे हैं अंदर। तो ये एक खतरनाक चीज़ है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक IIT एक प्रोफेसर रात को आए, अगले दिन उनको लेक्चर देना था, और वो उनके गेस्ट रूम में सो गए एसी चला करके। रात को काम कर रहे थे, टेंशन में है, हर जगह होता है, बंदे ट्राई, अगले दिन प्रेजेंटेशन था, कुछ कंप्यूटर पर काम कर रहे होंगे, और सुबह उनकी डेथ मिली। सुबह खोला गया कमरा तो वो पहुँचे नहीं वहाँ, देखा तो कमरे में तो ही वॉज डेड। तो देखा क्या कारण था, तो वही वेंटिलेशन चारों तरफ से बंद था, और एक उनके टेबल, साइड टेबल पे सिगरेट का बट भी मिला। तो शायद वो स्मोक करते थे और रात को जैसे काम कर रहे हैं तो 1-2 सिगरेट भी पी होंगे। तो सिगरेट के धुएं में खासकर CO2 तो निकलता ही है, उसमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है, वो निकोटीन भी उसमें निकलता है। तो जो VOC है, VOC लेवल कमरे में ज़्यादा हो गया, वेंटिलेशन था नहीं, तो आई थिंक दिस वाज द रीज़न ही डाइड। ये गाड़ी में भी होता है। आप गाड़ी में लॉन्ग ट्रैवल करो, गाड़ी में 4-5 पैसेंजर हैं, हमने खुद किया है, CO2 लेवल 5000 ppm तक पहुंच जाता है। मैंने टेस्ट किए हैं, 10,000 तक का तो मैंने खुद टेस्ट करके देखे हैं, और 10,000 से भी शायद ऊपर पहुंच जाता हो। वेंटिलेशन बंद करके अंदर CO2 रहता है। और आपने देखा होगा गाड़ी में बैठते ना, आप सोचते रहे नींद आ रही है, तो नींद इसलिए आती है कि आपकी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है बॉडी को, CO2 ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है। नौसिया भी होता है, नौसिया भी होता है। तो ये खतरनाक है बेसिकली। तो यू आर लिविंग इन ए गैस चैम्बर, वॉमिटिंग आती है, यू आर लिविंग इन ए गैस चैम्बर। तो ये इस टाइप के प्रैक्टिकली केसेस हो गए हैं। उसी तरह से कई केसेज हैं जो रात को सर्दियों में सीढ़ी चलाना मना है, सबको पता है कि भाई नहीं, कोयला नहीं जलाना चाहिए, पर कुछ लोग क्या करते हैं, अरे नहीं थोड़ी देर जला लेता हूँ, सोने से पहले मैं बाहर रख दूंगा, करते हैं कई। मैंने खुद देखा मना करते करते कि नहीं अभी ठंड लग रही है, थोड़ी देर रख लेता हूँ, और अभी सोने से पहले मैं इस अंगीठी को बाहर रख दूंगा। भाई थोड़ी देर रख लेता हूँ तो मतलब आपने तो ऐड कर दी ना कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयले से जब बुझने को होता है कोयला, तब उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत निकलती है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए साइलेंट किलर गैस। साइलेंट किलर का मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपको बेहोशी आ रही है। हमारे यहाँ फौज में जब हम हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, वहाँ -40-50 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, -30 सियाचिन वगैरह में। वहाँ स्नो टेंट होते हैं, ओके, हमारे टेंट के अंदर। तो टेंट के अंदर बुखारी दी जाती है, उसके बगैर आप मतलब सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्या दी जाती है? बुखारी बोलते हैं उसको, अंगीठी टाइप की, उसमें केरोसिन जलता है। ये कश्मीर में तो उसके अंदर डाल के घूमते हैं, अंगरखे के अपने, हाँ, उसमें कोयला केरोसिन भी जलता है। अच्छा, तो वही, तो उससे कई एक्सीडेंट वहाँ हो चुके हैं काफ़ी। आपने अगर ज़्यादा कर ली हो, ज़्यादा रख ली, उसकी इंस्ट्रक्शन है पूरा कि इसका वेंटिलेशन पूरा करो, कुछ देर के लिए रखनी है अंगीठी, नहीं तो नहीं रखनी है। तो उसमें प्रोविजन हालांकि सेफ्टी का है कि भाई वो गैस नहीं निकलनी चाहिए बाहर, सिर्फ गर्मी आनी चाहिए।
पर फिर भी कहीं ना कहीं से निकल सकती है गैस। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बनती है सबसे खतरनाक यही होती है, पता नहीं चलेगा आपको, बंदे सुबह मरे हुए पाए जाते हैं। वही काम ये एसी, स्प्लिट एसी कर रहा है। स्प्लिट एसी को साइलेंट एसी बोलते थे, पहले थे विंडो टाइप एसी। जी। विंडो टाइप एसी खिड़की में छेद करके लगते थे, उनमें ये प्रोविजन होता था एग्जॉस्ट का, उसमें बीच बीच में फ्रेश हवा लेता था, बाहर की हवा ऐड करता था। उसमें यही सिस्टम होता था कि बाहर की हवा इसलिए ऐड करता था CO2 लेवल ना बढ़े। लेकिन इस स्प्लिट एसी में कोई प्रोविजन नहीं है बाहर की हवा लेने का। स्प्लिट एसी लगाओ लेकिन वेंटिलेशन प्रॉपर रखो। अब या तो वेंटिलेशन अलग से लगाइए या स्प्लिट एसी लगाओ और ये सिस्टम लगाओ हमारे वाला। मैं तो ये कह रहा हूँ, स्प्लिट एसी लगाओ, एनर्जी सेव करो और ये एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगाओ। ओके, दिस इज व्हाट इज द राइट थिंग। आपकी एसी का बिल कम होगा। सेंट्रलाइज एसी में आप बताता हूँ, सेंट्रलाइज एसी में ये प्रोविजन होता है फ्रेश हवा लेने का। बीच बीच में जो एयर चेंज पर आवर कह रहा हूँ ना मैं जी। तो बिल्डिंग डिजाइन इस तरह से होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 4 एयर चेंज पर आवर कंपलसरी हैं। हाँ, अगर सिनेमा हॉल है वहाँ पर 15-16 एयर चेंज पर आवर करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ छोटी सी जगह में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इवन जो किचन है जहाँ खाना बनता है उसमें 30 एयर चेंजेस पर आवर करने पड़ते हैं। होटल्स वगैरह की जो किचन है 30 एयर किचन में फिर ये एग्जॉस्ट सफिशिएंट नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता एग्जॉस्ट। देखिए एग्जॉस्ट से कुछ तो निकल गया, काफ़ी चीज़ तो निकल गई, लेकिन फिर भी अंदर आपको रहता है छोंके की जो VOC है रहती हैं, तो 100% उससे क्लीन नहीं हो रही है खाली एग्जॉस्ट से। दूसरा है कि एग्जॉस्ट तो बाहर ही फेंक रहा ना, एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं कर रहा। जो हमारा प्रिंसिपल ये है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। आप क्यों पोल्यूशन को बाहर छोड़ रहे हैं? आप तो पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, पोल्यूशन को कम करना है हमें और पूरी दुनिया में कम करना है। इसलिए ये प्रिंसिपल अपनाओ जो बंकरमैन की टेक्नोलॉजी है। बंकरमैन टेक्नोलॉजी इन टोटलिटी। बंकरमैन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पोल्यूशन है इसको पकड़ो, ऑर्गेनिक मैन्योर में बदलो, जमीन में पहुंचाओ इसको, जमीन से पेड़ पौधों को खुराक दो, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और मेरे लिए ये आज बहुत ज्ञानवर्धक, मेरे लिए तो ये क्लास जैसा ही था सर। ऐसे लगा मुझे कि मैं क्लास में आई हूँ। मैं जब भी सर से मिलती हूँ तो आई लर्न इट सो मच कि इतनी सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी। और इस एपिसोड से जैसे हम अपने पॉडकास्ट में करियर रिलेटेड जानकारी आपको देते हैं, तो जो बच्चे एनवायरनमेंट साइंस में काम कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं, आज हमने आपसे 3-4 करियर्स के बारे में बात की। जो रिसर्च करना चाहते हैं एनवायरनमेंट पे वो ज़रूर जुड़ें सर से। कुछ बच्चे अगर कुछ NGOs के साथ काम कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स कुछ NGOs के साथ काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, वो प्लीज़ एक बार आके सर के पूरे सिस्टम को देखिए और इस मैसेज को स्प्रेड करिए। और मैं फिर से एट द एंड ऑफ द एपिसोड गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, सारे मिनिस्टर्स से, कैबिनेट से, हर राज्य की सरकार से, या मैं कह रही हूँ पूरे वर्ल्ड में से अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, कहीं से भी कोई साइंटिस्ट, कोई भी नेचर लवर या जो ह्यूमैनिटीज़ की सोच रखने वाला इंसान है, प्लीज़ स्प्रेड करिए इस मैसेज को। और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जितना इसको कम किया जा सकता था, इससे ज़्यादा इसको, इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है कि लोग सर को ये बोल रहे हैं कि आप इसको डिस्क्लोज मत करिए अभी अपना जो कॉस्ट है, पर ये उनका ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है। और हमें पता है दिल्ली NCR में जो लोग रह रहे हैं, इस चीज़ से हमारी इमेज भी खराब हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड भी। तो हमें स्टेप तो लेना पड़ेगा एंड इट्स अ हाई टाइम। तो खत्म करते हैं सर अब इस एपिसोड को। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच रीना जी, थैंक यू, आप आए और इतना नॉलेजेबल हमारा माइंड ओपनर एपिसोड रहा मेरे लिए तो ये। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी सर अब हर प्लेटफॉर्म पे मैं इसको स्प्रेड करूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। वो लोग भी मुझे देख रहे हैं और सर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, वो सारे आपको कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के बायो में मिलेंगे। तो वहाँ से आप सर का नंबर भी ले सकते हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मैं वो कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स डाल दूंगी। प्लीज़ उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू दर्शकों, थैंक यू। उम्मीद है कि ये एपिसोड बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा आप लोगों के लिए।